हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण का 23वां पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें विराम चिन्ह पढ़ेंगे। 22 पार्ट हिंदी व्याकरण के हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। 23वें पार्ट में विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम शब्द का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते अथवा बोलते समय हमें किसी पद, पदबंध अथवा वाक्य के पश्चात अपने आशय को अधिक स्पष्ट करने के लिए ठहरना पड़ता है। इसी ठहरने को विराम कहते हैं। कि जब भी हम पढ़ते हैं या बोलते हैं, उस समय किसी पद, पदबंध या वाक्य के बाद में अपने आशय को अधिक रूप से स्पष्ट करने के लिए थोड़े समय के लिए, कभी थोड़े अधिक समय के लिए ठहरना पड़ता है, और इसी ठहरने को विराम कहते हैं। लिखित भाषा में जिन चिन्हों द्वारा ऐसे विराम को प्रदर्शित किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। तो जब हम लिखते हैं या लिखित भाषा में जिन चिन्हों के द्वारा इस विराम या ठहराव को प्रदर्शित किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं कि लिखित भाषा में जिन चिन्हों के द्वारा विराम को प्रदर्शित किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में निम्न विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो जो पहला विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम, जिसका चिन्ह हम लिखते समय प्रयोग करते हैं। जो इनके सामने लिखे हुए हैं ये विराम चिन्ह का चिन्ह है। अर्धविराम, ये अर्धविराम का चिन्ह है। अपूर्ण विराम, जिसे कोलन भी कहते हैं, जिसको विसर्ग भी कहते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह ये है। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक का चिन्ह। छठा है संबोधक या विस्मय बोधक, जिसका चिन्ह इसके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों, हिंदी भाषा में कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 7वां विराम चिन्ह है योजक चिन्ह, जिसका चिन्ह यह है। निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह। दोस्तों, इनके सामने जो चिन्ह हैं वे इन विराम चिन्हों के हैं। विस्मरण चिन्ह या हंस पद, जिसको त्रुटि बोधक भी कहते हैं, जिसका चिन्ह है। 11वां है संक्षेपण या लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं। 12वां है तुल्यता या समता सूचक चिन्ह। 13वां है कोष्टक, जो कि 3 कोष्टक होते हैं। तीनों कोष्टक के चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। 14वां है लोप चिन्ह। 15वां है इतिश्री या समाप्ति चिन्ह, जो कि 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं। समाप्ति चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। 16वां है विकल्प चिन्ह। 17वां है पुनरुक्ति चिन्ह। 18वां है संकेत चिन्ह। 4 प्रकार के संकेत होते हैं। संकेत चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 19वां है विसर्ग चिन्ह, जिसको कोलन भी कहते हैं, हमने पढ़ा है अभी। 20वां है अर्धविसर्ग चिन्ह। 21वां है अवतरण चिन्ह, जो कि 2 प्रकार का होता है। इकहरा, जिसमें 1 चिन्ह होता है, और दोहरा में 2 चिन्ह होते हैं। 22वां चिन्ह है रेखांकन चिन्ह, जो कि किसी भी शब्द या किसी भी वाक्य, पद या पद्यांश, वाक्यांश के नीचे लाइन खींची जाती है, जिसको अंडरलाइन बोला जाता है। तो ये रेखांकन चिन्ह है। जैसे कि लाइन के नीचे कुछ लिखा जाता है और उसके नीचे लाइन खींच दी जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 21-22 चिन्ह हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है अल्प विराम, जिसका चिन्ह ये है।
अल्पविराम का चिन्ह कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अल्पविराम का चिन्ह वाक्यों के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने आम, केले, अमरूद आदि खरीदे। एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। आम, केले के बाद में अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। अल्पविराम का दूसरा रूप है, दूसरे किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं, वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने में। यदि वाक्य में उपवाक्य हो तो उनको अलग करने के लिए अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे। तो यहाँ पर हवा चली के बाद में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अल्पविराम का प्रयोग तीसरे प्रकार से किया जाता है, दो उपवाक्यों के बीच संयोजक का प्रयोग न किए जाने पर। यदि दो उपवाक्य हो और उनके बीच में किसी भी संयोजक पद का प्रयोग नहीं किया गया है तो वहां पर अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। राम ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। तो यहाँ पर राम ने सोचा के बाद में अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। अल्पविराम का प्रयोग उद्धरण चिन्ह के पूर्व, यदि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य में तो उसके पहले भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। राजू ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता वाक्य को उद्धरण चिन्ह में बांधा गया है, प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर इस उद्धरण चिन्ह के पहले यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। यदि नोट्स तैयार नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख करके बहुत ही कम समय में आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम के समय यदि रिवीजन करते हैं तो इसका और भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अल्पविराम का प्रयोग पांचवें प्रकार से किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, समय सूचक शब्दों को अलग करने में। यदि समय की सूचना देने वाले शब्द हैं तो उनको अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। कल सोमवार दिनांक 10 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो यहाँ पर कल सोमवार दिनांक 10 फरवरी समय दिया गया है, अलग करने के लिए यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। छठे प्रकार से प्रयोग होता है अल्पविराम का समान पदों व वाक्यों को अलग करने में। यदि समान पद हैं या समान वाक्य हैं तो उनको अलग करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत, भारत ही है। तो यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। साथियों, यदि आपके किसी भी दोस्त मित्र जो तैयारी कर रहे हैं और उनकी परीक्षा में हिंदी व्याकरण से संबंधित सिलेबस जोड़ा गया है तो उनके पास वीडियो अवश्य ही सेंड करें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, ताकि निःशुल्क कक्षाओं की जानकारी सभी को मिल सके और सभी इन निःशुल्क कक्षाओं का फायदा उठा सके। अल्पविराम का प्रयोग सातवें रूप में किया जाता है समानाधिकरण शब्दों के बीच में। यदि समानाधिकरण शब्द हो तो उनको अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विदेहराज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी। तो यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। आठवें प्रकार से अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है हाँ अस्तु के पश्चात, यानी बाद में। हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पर हाँ के बाद में अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। नवे रूप में प्रयोग किया जाता है अल्पविराम का पत्र में अभिवादन समापन के साथ। यदि पत्र में अभिवादन और समापन जो होता है, पत्र में अभिवादन और समापन होता है, उसके बाद में भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे भवदीय पूज्य पिताजी, यानी अभिवादन और समापन के बाद में अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है पत्र में। इस प्रकार से अल्पविराम का प्रयोग हिंदी भाषा में अलग अलग रूपों में होता है। दूसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम, जिसका चिन्ह हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अल्पविराम से थोड़े अधिक समय के लिए रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम से यदि थोड़े अधिक समय के लिए हमें रुकना होता है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अल्प विराम से अधिक व पूर्ण विराम से कम रुकने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पैसा चूक गया है, नौकरी छूट गई है, अब क्या करूं। यानी
अल्प विराम से अधिक समय रुकना हो और पूर्ण विराम से कम समय रुकना हो तो अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। अर्ध विराम का प्रयोग समानाधिकरण वाक्यों के बीच में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना खाओ, विश्राम करो। तो यहाँ पर समानाधिकरण जो वाक्य यानी समान अधिकार वाले जो वाक्य हैं उनके बीच में अल्प विराम का अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। तीसरे रूप में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है विपरीत भावों को प्रकट करने के लिए। यदि विपरीत भाव हैं तो उनको प्रकट करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। मूर्ख न बनो, शांति से सोचो। तो यहाँ पर दो विपरीत भाव है, उनके बीच में उनको अलग करने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। चौथे रूप में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है संबंधित वाक्यांशों को पृथक करने के लिए, पृथक यानी अलग करने के लिए। मनीष ने ही ये कार्य किया है, उसी ने चित्र बनाया है। यदि संबंधित वाक्यांश हो तो उनको अलग करने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा चिन्ह है अपूर्ण विराम, जिसको कोलन भी कहते हैं, जिसको विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं, जिसका चिन्ह आप देख पा रहे हैं। अपूर्ण विराम कोलन या विसर्ग चिन्ह का प्रयोग समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच जब कोई संयोजक चिन्ह नहीं हो, यदि समान अधिकार वाले उपवाक्य हो और उनके बीच में कोई भी संयोजक चिन्ह नहीं है तो वहां पर अपूर्ण विराम का प्रयोग, विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा सवाल, बड़ा सवाल, विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अपूर्ण विराम कोलन का प्रयोग किया गया है। परमाणु विस्फोट, मानव जाति का भविष्य, विसर्ग का प्रयोग किया गया है। तीसरे रूप में अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है कथोपकथन में कहे हुए वाक्य के पूर्व उदाहरण देने के लिए, अर्थात शब्दों के स्थान पर। कथोपकथन में यानी एक कथन के बाद में दूसरा कथन आए तो उनसे पूर्व उदाहरण देने के लिए शब्दों के स्थान पर कोलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा आओ, तो यहाँ पर कोलन विसर्ग का प्रयोग किया गया है। जीवन के 3 लक्षण हैं श्रम, सेवा और संतोष। उदाहरण देने के लिए यहाँ पर कोलन या विसर्ग का प्रयोग किया गया है। चौथा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, जिसका प्रयोग साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्यों की समाप्ति पर किया जाता है। साधारण वाक्य हो, मिश्र वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो तो उनकी समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्जुन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी व्याकरण का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में, समय भी अधिक नहीं लगेगा और अच्छा रिवीजन हमारा हो जाएगा। अगला उदाहरण है यदि राजू पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। श्याम पढ़ेगा किंतु तथा सीता खाना बनाएगी, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। दूसरे रूप में प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का अप्रत्यक्ष प्रश्न सूचक के अंत में। प्रश्न सूचक वाक्य हो लेकिन अप्रत्यक्ष हो तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उसने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। यानी अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। वैसे यहाँ पर कहा प्रश्न का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तीसरे रूप में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई के चरणों के अंत में। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। कि जब कोई भी दोहा, सोरठा या चौपाई होते हैं और उसके चरण होते हैं, उनके बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पांचवा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह
जो आप देख पा रहे हैं, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में तुम कहाँ रहते हो, यदि प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। दूसरे रूप में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब एक ही वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तब प्रत्येक उपवाक्य के अंत में अल्प विराम का प्रयोग करने के बाद सबसे अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वाक्य हो और उसमें प्रश्नवाचक उपवाक्य हो और सभी आश्रित उपवाक्य एक प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, तो वहां पर उपवाक्यों के बीच में अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अर्जुन क्या करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, ये तुम क्यों जानना चाहते हो। तो यहाँ पर एक ही वाक्य में कई उपवाक्य हैं, एक प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हैं। उन आश्रित उपवाक्यों व प्रधान उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है, लेकिन वाक्य के अंत में यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न सूचक वाक्य के प्रश्न सूचक जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह का तीसरे रूप में प्रयोग किया जाता है व्यंग्य अथवा संदेह का भाव प्रकट करने हेतु। जैसे अंग्रेजी शासन में हमें बहुत सुख प्राप्त हुए हैं, यदि व्यंग्य करना हो, संदेह का भाव प्रकट करना हो, तो भी वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने विराम चिन्ह की परिभाषा और कुछ विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से पढ़ा है। जो विराम चिन्ह हमें हमारे बचे हुए हैं, उन विराम चिन्हों का विस्तार से अध्ययन हम अगले पार्ट में करेंगे।